आप सभी जानते हैं, जब आप बाहर निकलते हैं तो बहुत सारी स्लोगन्स को, नारे को आप सड़कों के किनारे या होर्डिंग्स पर लगे हुए देखते हैं। जल ही जीवन है, जल बचाओ जीवन बचाओ। इन सारे बातों के द्वारा ऐसा लगता है कि जल हमारे जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण है, और है भी। आप सभी जानते हैं कि हमारे शरीर के भार का लगभग 65 से 70% हिस्सा जल का बना हुआ होता है, और जल हमारे दैनिक जीवन में भी अति महत्वपूर्ण है। हम सुबह जब जगते हैं उससे लेकर के रात को पुनः जब हम सोते हैं, उस समय तक के लगभग सारे दैनिक कार्यों में जल की महत्ता प्रमाणित होती है। इसमें से आप सभी जानते हैं, हम जब जगने के बाद पानी पीते हैं, शौच जाते हैं, ब्रश करते हैं, नहाते हैं, नाश्ता करते हैं, कपड़ा धोते हैं, घर में हमारे यहाँ माँ या बहनें जो खाना बनाती है, इन सारे कार्यों में जल की महत्ता स्वयं सिद्ध है। इसे बताने की ज़रूरत नहीं होती है। अब आइए हम यह देखें कि कभी कभी अखबारों में हम यह पढ़ा करते हैं कि गर्मी के दिनों में कुछ खास स्थानों में जल का जो सप्लाई है, जल की बहुत कमी हो गई। वहाँ पर लोग दूर दूर से 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर से जाकर के जल को ला रहे हैं। तो फिर यह एक सोचनीय बात हो जाती है, और तब हमें यह निश्चित रूप से समझना चाहिए कि हमें जल के ऊपर में जानकारी लेना बहुत ही ज़रूरी है। इसी संदर्भ में आज हम जानते हैं कि हमारी जो धरती है, इस पर जल की उपलब्धता लगभग 2/3 हिस्से में है, लेकिन इस उपलब्ध जल का बहुत कम ही हिस्सा हम प्रयोग में कर पाते हैं। ऐसा क्यों? आप सभी जानते हैं कि जल के विभिन्न स्रोतों में से क्या होते हैं। जल के विभिन्न स्रोतों में से हमारे सागर, महासागर, नदियाँ, झील, तालाब, कुएं, चापाकल, बोरिंग आदि आदि ढेर सारे हैं। ये सारे स्रोत हैं, लेकिन इन सारे स्रोतों में हमारे जो धरती पर उपस्थित जल है, इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा, यानी कहा जाए कि सबसे बड़ा हिस्सा, ये 2 ही जगह पर स्थित है, सागरों और महासागरों में। और सागरों और महासागरों का जल हम प्रयोग नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि इनका जो जल है ये खारा होता है। खारा समझते हैं आप लोग? नमकीन, इसमें नमक की मात्रा उपस्थित होती है। तो नमकीन जल का प्रयोग हम न तो पीने के लिए कर सकते हैं, न घर में किसी कार्य के लिए कर सकते हैं, और न तो ऐसे खारे जल का उपयोग खेतों में पौधे के लिए किया जा सकता है, अथवा कल कारखानों में भी नहीं किया जा सकता है। तो सोचनीय बात है कि हम जो है ऐसे सारे जल का जो उपयोग है, हमारे लिए जो उपयोग का जल है, वह जल कौन सा है? हमारे लिए जो उपयोग का जल है वह नदियों में है, तालाब में है, झीलों में है, अथवा धरती के नीचे भौम जल के रूप में है। एक नया शब्द आया, भौम जल। भौम जल, इस भौम जल के रूप में जो है वह उपलब्ध है। इसी भौम जल का प्रयोग हम लोग जो है पीने में करते हैं, अथवा दैनिक कार्यों में करते हैं, जो कुओं के द्वारा और आदि आदि के रूपों में उनको निकलता है। तो यह जानिए कि हमारी धरती पर जितनी जल है उसकी जो संपूर्ण मात्रा है यह विनष्ट नहीं होती। भले ही हमारे प्रयोग के लायक नहीं रहती है, लेकिन ये लगभग स्थिर रहती है। और खारे जल को भी
प्रयोग के लायक बनाया जा सकता है। आप देखे होंगे, आप एक ऐसा कर सकते हैं, आपके घर में जब दाल बनता है, दाल में सारा चीज़ डाला जाता है, नमक भी डाला जाता है, और जब उबाल आता है फिर दाल जब बन करके नीचे चूल्हे पर से नीचे रखा जाता है, और जब वो दाल उसको ढक्कन से ढका जाता है, और थोड़ी देर के बाद जब हम जबकि बर्तन लगभग थोड़ा ठंडा हो गया हो और हम ढक्कन को उठाते हैं, तो हम उसके ऊपर जल को की बूंदों को देखते हैं वहाँ पर पड़ा हुआ। हम यदि प्रयास करके उस जल को उठा करके चख कर देखें तो उसमें नमक की मात्रा हमें दिखाई नहीं पड़ती है। तो आइए इसे समझने के लिए हम जो है ये जल चक्र के बारे में चर्चा करें। ये जल चक्र है क्या? जल चक्र की चर्चा अति महत्वपूर्ण हो जाती है। समझिए कि जल चक्र जो है हमारी पृथ्वी पर उपस्थित जल का ही विभिन्न रूप में परिवर्तित हो करके धरती से चला, फिर दूसरी जगह गया और वहाँ से फिर घूम करके धरती पर आया। यानी एक चक्रवत जो ये चाल होता है, इसे ही जल चक्र कहा जाता है। वास्तव में यह जल के एक भंडार से दूसरे भंडार तक गति करने की प्रक्रिया है, और यह मुख्यतः दो क्रियाओं के द्वारा होता है, जिसकी जानकारी भी हमें लेना चाहिए। पहला है वाष्पन। पहली क्रिया का नाम हम वाष्पन ले सकते हैं। पहली क्रिया का नाम जो है हम वाष्पन के रूप में देख सकते हैं। देखिए वाष्पन हमने यहाँ लिखा भी है, वाष्पीकरण या वाष्पन, और दूसरा जो है संघनन। संघनन, ये दो क्रियाएं हैं। वाष्पन और संघनन के द्वारा हम इसे समझ सकते हैं। अब देखिए वाष्पन, वाष्पन जो है हमारा, ये क्या है? जब आपने देखा होगा, जब जल को हम उबालते हैं तो एक खास तापक्रम को प्राप्त करने के बाद जल जो है वह भाप में बदलने लगता है। तो जल के द्रव के रूप अवस्था से भाप की अवस्था को प्राप्त करने को ही हम वाष्पन कहते हैं, और यह भाप देखिएगा ऊपर की ओर उठता रहता है। तो आपने वाष्पन को समझा होगा। उसी तरह से वाष्पोत्सर्जन, ये एक टेक्निक है, इसको भी हमको समझेंगे। ये भी एक मतलब जो है प्रक्रिया ही है। क्या है? यह पौधों में होती है। आप जानते हैं कि पौधे जब भोजन बनाते हैं यानी प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, तो वह अपने जड़ों के द्वारा खनिज जल को अवशोषित करते हैं, और पत्तियों में आ करके हरित लवक के अंदर जब वो भोजन बनाते हैं तो संपूर्ण का संपूर्ण जल जो वो अवशोषित करते हैं वो प्रकाश संश्लेषण में उपयोग नहीं करते। लगभग 2/3 हिस्सा जल वह पत्तियों के द्वार कोशिकाओं के द्वारा बाहर छोड़ते हैं। तो पेड़ पौधों के पत्तियों के द्वारा जल के वायुमंडल में जाने की यह क्रिया वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। समझ में आ गया आपको? ये क्रिया वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। अब देखिए तीसरी बात, हमने अभी जो चर्चा की थी कि दाल के या भात के ढक्कन, जब थोड़ा देर भात बनने के बाद रखा जाता है और ये ठंडा हो जाता है, तो वैसी स्थिति में हम देखेंगे कि ढक्कन के नीचे पानी की कुछ बूंदें रहती है। जैसे ही ढक्कन हम हटाते हैं वो गिर जाता है, नीचे ढक से गिर जाता है ना। तो वो जो फिर पानी की बूंदें बनी कहाँ से आई? अंदर जो भाप था, पानी गर्म हुआ, जो भाप बना वह भाप पुनः ठंडा हुआ, ठंडा होने के बाद वह पानी में बदल गया। तो जलवाष्प के, हम ध्यान देंगे, जलवाष्प के पानी की बूंदों में फिर से बदल जाने की जो क्रिया है वह जो है वह कहलाती है क्या? वह कहलाती है संघनन। आइए जल चक्र में हम देखते हैं। हमारा जो धरातल है उस पर देखिए 2/3 हिस्सा हमने आपको कहा सागर महासागर में ये जो है हमारा जल उपस्थित है। दिन में सूर्य के प्रकाश के द्वारा क्या होता है? दिन में सूर्य के प्रकाश के द्वारा सूर्य की किरणें इस पर पड़ती है, पानी गर्म होता है। गर्म होने के बाद यह क्या होगा? यह भाप बनता है। भाप बनता है, भाप बन करके वायुमंडल में, ऊपर वायुमंडल में ये ऊपर की ओर उठता है। और इसके साथ ही साथ ये जो पेड़ पौधे हैं बगल की ज़मीन पर हैं, जो इसी तरह से भौम जल को अपने अंदर से खींचते हैं, और खींच करके हमने आपको जो बताया कि 2/3 हिस्से को जो ये पुनः वायुमंडल में लौटा देते हैं। तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा
ये पुनः वहाँ जाता है और ये सारे के सारे जल संघनित होते हैं, पास पास आते हैं और बादल का निर्माण यहीं से शुरू होता है। लेकिन वास्तव में ये जल कणिकाएं होती है, जल की बूंदें हम इसे नहीं कह सकते, बहुत ही छोटी, लेकिन जब ये आपस में आती है कंप्रेस्ड होती जाती है, दाब के कारण नज़दीक आती जाती है, बादल का निर्माण होता है। ये बादल आगे की ओर बढ़ते हैं, उठते हैं, इसमें धूलकण आदि होते होते ये इनका रंग देखिएगा काला होना शुरू हो जाता है और ये गति करते हैं। गति करते हुए फिर इसके अंदर और बूंदें छोटी छोटी बूंदें जब आपस के में नज़दीक आती जाती हैं तो ये बूंदें बड़ी हो जाती हैं और जब ये बहती है आगे चल करके बड़ी बड़ी बूंदें बन गई, अथवा यदि संघनन बहुत तेज हुआ तो यहीं पर जो है ओला भी बनता है। ओला या है ना, ओला या हिम, बर्फ, ये सभी बनता है। और ये पुनः जो है क्या होता है, ऊपर जाने से देखिए वायुमंडल की स्थिति को देखिए, ये नीचे गर्म होता है, सूरज की किरणें आई गर्म किया, जो जो अब ये ऊपर उठेंगे तो ये ठंडे होंगे, संघनित हो जाएंगे, कंडेंस्ड कर जाएंगे और बादल का निर्माण हुआ। अब फिर यहाँ से ये पानी की बूंदों के रूप में, ओला या हिम के रूप में, बर्फ़ के रूप में, आप जानते हैं बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे जो पहाड़ हैं वहाँ पर बर्फ़ गिरती है। ये बर्फ़ आती कहाँ से, ये ऊपर से ही तो आती है। और उसी तरह से बारिश में कभी कभी आप देखते हैं कि बड़ी बड़ी कंडेंस होकर बर्फ़ के टुकड़े गिरते हैं, हिमपात जिसे हम कहते हैं, वो तो अलग बर्फ़ का गिरना हुआ। और ओलावृष्टि जो है वो बर्फ़ की छोटी छोटी टुकड़ों का गिरना हुआ। और वर्षा, पानी की बूंदों को आसमान से धरती पर गिरना, वर्षण या वर्षा जो कहलाता है। और ये पानी आया, गिरा, बर्फ़ के रूप में गिरा तो बर्फ़ पिघलती है, फिर नदियों में आती हैं, नदियाँ चल करके जो है ये चली जाती हैं कहाँ, सागरों महासागरों में। और यदि बर्फ़ पिघला तो ऐसा हुआ, बारिश हुई तो बारिश का लगभग ज़्यादातर हिस्सा, मैक्सिमम हिस्सा है ना, वो जो है फिर नदियों में आता है, छोटे नाले, नाले से नदियों, नद से नदियों से होता हुआ वो भी सागर और महासागर में पहुँच जाता है। इसी तरह से अंत में हमारा जो चर्चा का विषय हुआ वह कि इसका जो थोड़ा हिस्सा है वो क्या करता है, वो अंदर परकोलेट कर जाता है। यहाँ देखिए ये ज़मीन पर जहाँ भी होगा बारिश जो होती है, इसका बहुत छोटा सा हिस्सा अंदर परकोलेट करता है, अंदर की ओर रिसने लगता है, वो धरती उसको सोखते जाती है और जाते जाते वो धरती के अंदर जा कर के जमा होता है, जो कि भौम जल का निर्माण करता है। इसलिए चूंकि इसका जो प्रोसेस है बहुत कम है, इसलिए भौम जल का निर्माण जो है वह भी थोड़ा बहुत कम के बराबर होता है। आइए हम आगे चलें तो इस तरह से हमने देखा कि सागर से चलते हुए जल वायुमंडल में गया और वायुमंडल से होते हुए घूमते हुए दो वैज्ञानिक प्रक्रियाओं के द्वारा पुनः यह सागर में चला आया। इसी को हम जो है कहते हैं जल चक्र। बच्चों इसे हम क्या बोलते हैं, जल चक्र बोलते हैं। देखिए अब आगे हम चलेंगे, चर्चा हम जो करेंगे ये हमारा है, हम जानते हैं कि वर्षा की अधिकता और न्यूनता झारखंड में हमारे 1200 मिलीमीटर से लेकर 1300 मिलीमीटर औसतन हर वर्ष बारिश होती है। लेकिन कभी कभी कुछ समय के लिए यदि बहुत बारिश हो, हमारे देश में ही मेघालय, वहाँ बहुत अधिक बारिश होती है और राजस्थान के जो हिस्से हैं और गुजरात के कच्छ के जो हिस्से हैं वहाँ बारिश नहीं के बराबर होती है। तो यदि बारिश नहीं होती है तो यह भी परेशानी का कारक है। और यदि बहुत अधिक बारिश होती है तो जानमाल की बहुत क्षति होती है बाढ़ के आ जाने से, और यदि बारिश नहीं होती है तो सूखा पड़ता है, जिसके चलते कि जो है फसलों की नहीं उग पाते हैं और ये समस्याएं, भोजन आदि की समस्याएं जो है वह उपस्थित हो जाती हैं। तो इस तरह से ये दोनों जो स्थिति है ये क्या है, बहुत ही दुखकारी है, कष्टकारी है। तो आइए अब जो है हमें यह सोचना है कि सार्वभौम जल जो हमारा है इसकी बहुत कम मात्रा है और हमारी जनसंख्या के बहुत ज़्यादा बढ़ते रहने के कारण हो क्या रहा है कि हम इसका बहुत ही तेज़ी से उपयोग करते जा रहे हैं। तो हमारा यह दायित्व बनता है कि हम इस भौम जल स्तर को मेंटेन करें। आबादी बढ़ने के साथ पेड़ों की कटाई भी हो रही है, कंक्रीट के नए जंगल यानी नए भवन कंक्रीट के बनते चले जा रहे हैं। पेड़ पौधे मिट्टी को जल को रिसने में मदद करते हैं, उनकी जड़ें जब अंदर जाती है तो एक रास्ता बन जाता है जिससे भी बनता है। लेकिन ऐसा नहीं होने के कारण अब अधिकांश जल या वर्षा का लगभग
संपूर्ण हिस्सा, थोड़ा सा हिस्सा ही परकोलेट कर पाता है, नीचे ज़मीन के अंदर जो है वो रीच करके जाता है। तो हमारा यह होता है कि हम वर्षा जल संग्रहण करें, रेन हार्वेस्टिंग। आप अपने विद्यालय में देख रहे हैं कि छतों के ऊपर से पाइप मोटा सा लग करके हर एक भवन का जो खंड है उसमें से वो एक बहुत बड़े टैंक के अंदर जा रहा है। आपको इसका अर्थ समझना होगा क्या है। यह भी वर्षा के जल के संग्रहण का ही एक रूप है, रेन हार्वेस्टिंग का एक रूप है। हमारी सरकार ने इस पर ध्यान दिया और हमारे विद्यालयों से इस स्थिति को शुरू किया। हमें सारे भवनों में ऐसा करना चाहिए, वर्षा के जल को एकत्र। और इसके अलावा भी दूसरा और भी है, हमारी सरकार ने डोभा निर्माण का जो एक कार्य शुरू किया है कि छोटी छोटी जगहों पर जो है छोटे छोटे डोभों का निर्माण करके जल का संग्रह किया और संग्रहण के द्वारा ये जल रिसकर आखिर नीचे ही तो जाएंगे। ये सार्वभौम जल स्तर यानी भौम जल स्तर को, ग्राउंड वाटर टेबल को मेंटेन करने के लिए ही ऐसा किया जा रहा है। तो हमारा यह दायित्व बनता है बच्चों कि हम जो है वर्षा जल का संग्रहण और संरक्षण करें, क्योंकि रहीम कवि ने भी हमें इसके बारे में बताया था कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। तो इस तरह से जो है हमारी पानी की महत्ता हमें प्रतिपादित होती है। आशा करते हैं बच्चों आपको इस पाठ की संपूर्ण बातों को आपने भली प्रकार समझा होगा।